अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे आमिर ने भेजी है सऊदीया अरब से, मक्का से। इनकी पहले भी एक कहानी थी जो मैंने प्रोग्राम में शामिल की थी। कहानी के हवाले से शुरू में मैं थोड़ा सा ज़रूर हर दफ़ा बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ मेरे कहानी सुनाने का मकसद है डराना नहीं, वो ज़िंदगी के हक़ाइक़, वो ज़िंदगी के वाक़यात जो लोगों के साथ बीते हैं, गुज़रे हैं, किसी ने दादा से, बाप से, नस्ल दर नस्ल कहानी चलती आ रही है, उनसे सुना है, किसी के साथ ख़ुद से वाक़यात पेश आए हैं। एक और दुनिया है जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारी आंखों को नज़र नहीं आती, वो है छुपी हुई मखलूक की दुनिया। उसमें बहुत सारी मखलूक़ात हैं। हर दफ़ा जब वो सामने आती है नया रूप धार के आती है, कभी भी उसका रूप एक जैसा नहीं होता। मैंने उस मखलूक को बहुत दफ़ा देखा है, आज तक मैं ये नहीं कह सकता उसका हुलिया ऐसा होता है। चेहरे का हर दफ़ा एक नया खौफनाक और भयानक हुलिया होता है। जिन लोगों के साथ ये वाक़यात पेश आए हैं, यकीन मानिए उनकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। इतने प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं, इतनी दफ़ा इस मखलूक से मिल चुका हूँ, और राज प्रोग्राम के हवाले से भी मैं बात करूँ तो ये मैंने करना है, लेकिन अभी भी मुझे इंतज़ार है उन खौफनाक लोकेशंस का जहाँ पे मेरा ज़मीर मुतमईन होगा, मेरा दिल मुतमईन होगा। वहाँ पे जो भी रिकॉर्ड होगा, हल्का हो ना हो, वो दिखाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होगा कि मजहर मलिक ऐसी जेन्युइन लोकेशन पे गया है जहाँ पे जाना आम बंदे की बस की बात नहीं। बाकी जो इंटरटेनमेंट के लिए लोग प्रोग्राम कर रहे हैं वो आप देखते रहिए, वो अच्छे शोज़ हैं। आमिर कहते हैं कि मुझे बचपन से ही शौक़ था जिन्नात का। देखा कभी नहीं था, लेकिन दिल बहुत करता था मैं जिन्नात को देखूं। कहानियां सुनता था जिन्नात की, जिनों की, परियों की। वालिदैन से भी इस टॉपिक पे कभी बात होती तो वो मना कर देते, लेकिन मेरा जुनून शौक़ बढ़ता रहा। मक्का जिस जगह पे हमारा घर है, अब तो फैमिली पाकिस्तान चली गई है, करें मैं और मेरा भाई वहाँ पे हैं। जिस वक्त पूरी फैमिली वहीं पे थी, मैं छोटा सा था, तो मेरे घर के बिल्कुल सामने ही एक छोटा सा कब्रिस्तान था, उसका एक छोटा सा गेट भी था। दिन की रोशनी में मैं कब्रिस्तान में चला जाता और कब्रों जो बहुत पुरानी हो चुकी थी, जिसको मैं शहर खामोशा कहता हूँ, जहाँ पे दिन को भी एक सुकून सा होता, दरख्तों पे परिंदे बैठ के चहचहा रहे होते, इंसान सो रहे होते, एक ऐसी गहरी नींद जो क़यामत के रोज़ वो जागेंगे, उससे पहले वो जागने नहीं लगे। वजूद है, हड्डियों का ढांचा है या क्या है, वो राज उन्हीं कब्रों में ही दफन होता था। मैं जाके सफाई करता था, देखभाल कर लेता था उन कब्रिस्तान की, और जाते हुए गेट बंद करना नहीं भूलता था। कई दफ़ा ऐसा होता था, देखता था सिर्फ गेट ही खुला हुआ है, अंदर दाखिल हुए बगैर जाके गेट को बंद कर देता था। लेकिन इस सब के दौरान जो मेरे साथ हो रहा था, मैं बड़ों को, अपने वालिदैन को जो नहीं बता पाया था, वो था सर का दर्द। मैं जब भी कब्रिस्तान के अंदर जाता, देखभाल करता कब्रिस्तान की, और वापस आता तो मेरे सर में दर्द होता, और मैं अम्मी को बताता, अम्मी मेरे सर में दर्द हो रहा है। ये सर का दर्द ऐसा बढ़ा, वक्त गुजरता गया, लेकिन मेरे सर का दर्द ख़त्म ना हुआ। जिन्नात को देखने का शौक़, जुनून भी कायम रहा। वालिद साहब ने दवाइयाँ, वालिदैन तो खिलाते ही हैं, मुझे भी खिलाई, लेकिन आराम जब ना हुआ, कई डॉक्टरों के पास लेके गए वालिद साहब, कई डॉक्टरों का इलाज करा लिया, लेकिन मुझे आराम ना आया। और जब आप डॉक्टरों के इलाज से थक जाते हैं तो फिर वही सिलसिला कि कहीं से मशवरा आता है, अब बच्चे को दम करवा के भी देखें। तो सऊदी अरब आज भी एक ऐसा मुल्क है, दुबई भी, जहाँ पे अरबी अगर वहाँ की इजाज़त लेके जो लोकल है वो अगर दम दरूद कर दे, फूंक कर दे, पानी दम कर दे, तो वो कर सकता है। कोई और करेगा तो वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है उनके कानून के हिसाब से। तो वहाँ के जो लोकल थे उनसे वो जो करा सकते थे, कराया होता, 1-2 दिन फ़र्क पड़ता, लेकिन दर्द फिर से शुरू हो जाता। वक्त गुज़रता रहा, सर का दर्द ख़त्म था कि होने का नाम ही नहीं लेता था। यहाँ तक कि मक्का से दूर एक ताइफ शहर है, बहुत ठंडा शहर है, मैं भी गया हुआ हूँ। पहाड़ी सिलसिला है, मरी की तरह ठंडक है, वहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सऊदीया के अमीर तरीन लोग हैं, वो उनका एक
इलाका है ताइफ जहाँ पे वो लोग रहते हैं। वहाँ पे अब शायद लॉ चेंज हुए हैं, लोग जा सकते हैं, जो वरना पहले कोई नहीं जा सकता था जो उम्रे के लिए जाता था, लेकिन मैं गया था फैसल भाई की वजह से। वहाँ पे एक शख्स थे जो दम करते थे, अरबी थे, वो कहते हैं हम उनके पास गए और वो हजामा भी करते थे और दम भी करते थे। हजामा का बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, मुझे तो पता है, मुझे बता रहे थे, मुझे पता है ऑलरेडी। हजामा आप सल्लम की सुन्नत में से अभी भी बहुत सारे लोग करवाते हैं। गिलास की तरह गोल इस तरह के मटेरियल बने होते हैं, उससे वो जिस्म के ऊपर उनको वो लगाते हैं, खून को साफ़ करने के लिए बेसिकली हजामा होता है। वो कह रहे मैं हजामा करा के आया, उसने दम करा के भी आया, कुछ टाइम तक तो ठीक रहा, लेकिन हालात फिर भी वैसे के वैसे। कुछ टाइम के लिए सुकून मिला और फिर उसी तरह। अब मैं बड़ा हो चुका था, उम्र 16-17 साल भी हो चुकी थी। उस कब्रिस्तान में वो जो मेरी एक लगाव था शहर खामोशा को जाके साफ़ करना, अब एक चीज़ अंदाज़ा हो गया था। वैसे सर का दर्द ठीक होता था, लेकिन जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान में जाता था, सफाई करके बाहर निकलता था, अब मेरे रोंगटे भी खड़े होने शुरू हो जाते थे। ऐसे लगता था जैसे जिस्म कोई सिग्नल मौसूल करता है। आंखें किसी को देख नहीं सकती थी, लेकिन लगता था जैसे कोई पास आ गया है और जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे, रोंगटे खड़े हो जाते थे, गूज़बम्प खड़े हो जाते थे। और जब मैं उस कब्रिस्तान से बाहर निकलता था तो मेरे सर में भी दर्द होता था। अब ये एहसास होना शुरू हो गया था कि इसका मतलब है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे जिन्नात या छुपी हुई मखलूक है और मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मेरे रोंगटे भी खड़े होते हैं और सर का दर्द भी होता है। स्पेशली ये आइडिया मुझे कब्रिस्तान से हुआ था। वक्त गुजरता रहा, उम्र भी 16-17 साल हो गई थी, मैं खुद भी तंग आ चुका था। खुदारा मुझे इस बीमारी से, इससे जान छुड़वानी है। सर का दर्द बहुत ही बुरा होता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते ये कितना बुरा होता है। खैर, कहते हैं एक रात मैं अपने घर में फैमिली के साथ रह रहा था। मैं अपने घर में जब सोता हूँ रात को लाइट ऑफ करके सोता हूँ। ये भी कैसी रात थी, मैंने लाइट ऑफ की, मैं अपने बिस्तर में गया और गहरी नींद सो गया। जब मैं गहरी नींद सो रहा था तो मैंने ख्वाब देखा। एक रूम है जिसमें मैं लेटा हुआ हूं। मेरे रूम से मिलता जुलता रूम है, लेकिन मेरा अपना रूम नहीं है। उस रूम के अंदर भी रोशनी है, लेकिन बिल्कुल हल्की सी रोशनी है। जिस तरह फुल रोशनी होती है वैसी नहीं है। मैं तो अंधेरा करके सोता था, लेकिन मेरे कमरे से ज़रा ज़्यादा रोशनी थी। बिल्कुल वो लेफ़्ट साइड पे मुझे एक फ्रिज भी नज़र आ रहा है। बेड भी मेरे कमरे से मिलता जुलता बेड है, वैसे नहीं मैं उस पर सो रहा हूँ, मैं ही हूँ। मैं ख्वाब देखता हूँ कि दरवाज़ा खुला है और जैसे ही दरवाज़ा खुला है एक बड़ी सी काली बिल्ली अंदर दाखिल हो रही है। जब दरवाज़ा खुला है, उस बिल्ली के दाखिल होने की वजह से एक दरवाज़ा खुलने की जो आवाज़ आई है, उसी से बिल्ली अंदर दाखिल हुई है। बिल्ली आराम से चलती हुई आ रही है। मैं बेड पे लेटा बिल्ली को देख रहा हूँ कि बिल्ली चलती चलती आई है और बिल्कुल करीब जब पहुँची है तो मैंने देखा वहीं पे बिल्ली गायब हो गई है। मैं बिल्ली को ही देख रहा था कि मेरी आंखों के सामने जब वो गायब हुई तो उसी लम्हे मुझे लगा कि बिल्ली वो सामने है और मैंने गर्दन घुमाई। वो जो कोने पे बड़ा सा ऊंचा सा फ्रिज रखा हुआ था, बिल्ली उस फ्रिज पे मौजूद थी। रात का अंधेरा कमरा है और दरवाज़ा खुल के बिल्ली आती है और गायब होकर फ्रिज पे चली जाती है। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। अब बिल्ली खड़ी हुई है, बैठी नहीं है फ्रिज पे और मुझे घूर रही है। घूरते घूरते उसी वक्त बिल्ली ने वहां से छलांग लगाई है, लेकिन छलांग लगाने का अंदाज ऐसे है जैसे तेजी से छलांग नहीं लगाई, स्लो कोई छलांग लगाता है, यानी कि जैसे स्लो मोशन कर दिया जाता है। आप वीडियो देख रहे हैं, तेजी से कोई छलांग लगाता है तो उसमें से स्लो कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो छलांग लगा रहा है। तो ऐसे ही बिल्ली ने छलांग लगाई, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी उड़ती हुई आई और उसके बाद गायब हो गई। फिर से मुझे नज़र आई तो वो दरमियान में थी, यानी वो जो फासला फ्रिज से दरमियान का था उसमें वो गायब होकर फिर से सामने आ गई दरमियान में, और दरमियान से फिर थोड़ी सी नज़र आके गायब हुई
और गायब होकर मैंने देखा तो बिल्ली मेरे बिल्कुल बेड के करीब पहुंच चुकी थी। बिल्कुल स्लो स्लो छलांग लगाती है फ्रिज से, छलांग लगाते ही स्लो स्लो गायब हो जाती है। वहीं जहां पे उसको पहुंचना चाहिए था स्लो स्लो, फिर वहां दरमियान में ज़ाहिर होती है, ज़ाहिर होते ही फिर गायब हो जाती है, और फिर जब नज़र आती है तो वो ज़मीन पे पहुंच चुकी है, और पहुंचते ही वो जो गायब थी वो फिर से सामने आ जाती है। बिल्कुल वो मेरे करीब है, और वो बिल्ली जो मुझे याद रह गई ख्वाब में भी, वो पूरी काली की काली थी, लेकिन उसकी जो आँख थी लेफ़्ट साइड वाली, आँख के ऊपर और नाक वाली साइड पे सफ़ेद था एक निशान सा। निशान से मुराद कोई अलग से निशान नहीं, बिल्लियों में जिस तरह कलर होते हैं, ब्लैक भी होती है, वाइट कलर भी होता है उसमें, वो वाइट कलर था लेफ्ट आंख के ऊपर और थोड़ा सा नाक के ऊपर। और वो बिल्ली जैसे ही मेरे करीब पहुंची तो मैं झटका मार के उठ बैठा, और जब मैं उठा कमरे में उसी तरह खूब अंधेरा था, जो मैं करके सोया था। मैं बिल्ली की तरफ देखना शुरू हो गया तो बिल्ली नहीं थी। मैंने देखा था बिल्ली को, काली स्याह बिल्ली जिसकी एक आंख लेफ्ट साइड वाली पे वाइट निशान था, तो वो क्या था। मैं जल्दी से उठा, लाइट ऑफ कर दी, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। उठ के मैंने बेड के नीचे भी देखा, हर जगह पे देख लिया, कमरे में कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि दरवाज़ा भी बंद था। तो इसका मतलब है फिर ये क्या था, ये मेरा ख्वाब था। कुछ देर में बैठा रहा, यहाँ तक कि फिर थोड़ी देर के बाद मैंने लाइट ऑफ़ की, कि ख्वाब था, मैं डर गया, ऐसा ख्वाब में इंसान डर ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने लाइट ऑफ़ की और मैं सो गया। कुछ दिन उसी तरह गुजरे, फिर से वही सेम ख्वाब मैंने देखा और उसी तरह ही देखा। बिल्ली जब करीब आके मेरी बैठी तो फिर से मेरी आंख खुल गई। आज जब मेरी आंख खुली फिर मेरे दिल की धड़कन तेज़ थी, पहली रात की तरह। जब ये ख्वाब देखा था दिल की धड़कन तेज़ थी, आज भी दिल की धड़कन तेज़ थी, जिस्म कांप रहा था, मैं डरा हुआ था। सामने देखा बिल्ली नहीं है, फिर कमरे की उठ के लाइट ऑफ की, पता लग गया ये कोई सच्चा वाक़या नहीं, ख्वाब था। अब ये ख्वाब मुसलसल मुझे आना शुरू हो गया, लेकिन एक रात यही मैंने ख्वाब देखा, उसी तरह बिल्ली को छलांग मारते देखा, और बिल्ली जैसे ही सामने आई तो मुझे ख्वाब में लग रहा है बिल्ली सामने बैठी हुई है और मैं हरकत कर रहा हूँ हमेशा की तरह, पहले भी जिस तरह मैं ख्वाब से जाग जाता था, तो अब मैं लड़ रहा हूँ, ख्वाब से जाग नहीं पा रहा। मुझे जागना है, मैं नींद में सोच रहा हूँ ये ख्वाब है, मुझे पता है मुझे जागना है, ये ख्वाब है, मुझे जागना है, ये ख्वाब है। और ये करते करते मैंने ऐसे आंखें तो खोल दी, झटका भी लिया, तो मुझे लगा मेरा जिस्म जैसे जकड़ा हुआ था, मैं हिल नहीं पा रहा था, अजीब सी हालत में था। और उसी लम्हे जब मेरी साइड पे निगाह पड़ी तो लगा कुछ वहाँ पे है। अंधेरा था, आप जब नींद से जागते हैं तो फ़ौरन नज़र नहीं आता, लेकिन महसूस हुआ कुछ है। थोड़ा सा गौर किया तो कुछ और नहीं, एक काली बिल्ली उसी जगह पे जहाँ पे मैंने ख्वाब में देखा था, उसी जगह पे बैठी हुई थी। ये देखना था कि मैंने छलांग मारी, भाग के स्विच तक पहुँचा, स्विच ऑन किया तो वहाँ पे कोई भी बिल्ली नहीं थी। लेकिन आज ये क्या था, अगर बिल्ली नहीं थी तो मेरा वहम नहीं था, मैंने देखा है आज। लेकिन आज तो कुछ अजीब सा, मैं ख्वाब में भी यही सोच रहा था कि मैं ख्वाब में हूं और मैंने जागना है, लेकिन मैं जाग नहीं पा रहा था। ये क्या था? आज काफ़ी देर में जागता रहा, सो नहीं पाया। अजीब सी मेरी हालत थी। कुछ दिन मेरे खैरियत से गुजरे और आज पता नहीं क्यों दिल की धड़कन मेरी तेज़ थी। मेरी छठी हिस्स कह रही थी, पता नहीं क्यों मैं डरा हुआ सा था कि कुछ होने वाला है। जो मैंने लाइट ऑफ करके सोया था, मैंने उठ के लाइट फिर से ऑन कर दी कि नहीं, आज मैंने लाइट जला के सोना है। मैं लाइट जला के सो गया। सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरी आंख इस अंदाज में खुली, मेरा बेड हल्का हल्का हिल रहा है। मैं अभी गहरी नींद में नहीं था, लेकिन नींद में था। मेरा बिस्तर, मेरा बेड हिल रहा है। जैसे ही मेरा बेड हिला तो मेरी आंख खुल गई। मैं डर गया, क्या हुआ है, ज़ल्ज़ला आ रहा है या मेरा जिस्म हिल रहा है, क्यों ऐसा हुआ है? और साथ ही मैंने देखा तो बिल्कुल एक काली स्याह बिल्ली जिसकी
लेफ्ट साइड की आंख पे एक सफ़ेद सा निशान था। उस निशान को तो मैं कतअन नहीं भूल सकता था। वो बैठी थी। आज कमरे की लाइट भी ऑन थी। पिछली दफ़ा तो वहम समझा था, पता नहीं वहम था, मैंने देखी तो थी, लाइट जलाई थी तो गायब हो गई थी। आज वो बैठी हुई थी, लाइट तो जल रही थी। वो बिल्ली थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। बिल्ली कभी मुस्कुराती नहीं है। उसका फेस इस अंदाज में हुआ था, बना हुआ था, जैसे वो मुझे मुसलसल बैठी देख रही थी। पिछला टांगे उसकी फोल्ड थी और अगली टांगे जिस तरह रख के बिल्ली बैठ के देखती है, मुझे ही देख रही थी। काली स्याह बिल्ली, उसी साइज की बिल्ली, मेरे ख्वाब वाली बिल्ली जो मुझे नजर आती थी, लेकिन निशानी वही थी। लेफ्ट आंख पे एक सफ़ेद, इस बिल्ली के भी सेम वही निशान था। ये वही बिल्ली थी ख्वाब वाली, आज हकीकत में बैठी थी और मुझे घूर रही थी। मैं हिल नहीं सकता था। मैं जहां पे था वहीं पे ही जाम होके रह गया कि हरकत करना भूल गया। सिर्फ एक सांस था जो जिस्म के अंदर चल रहा था, वरना मेरा जिस्म ऐसे लग गया था कि हरकत नहीं कर पा रहा। वो बैठी हुई थी, कुछ देर मुझे देखती रही और उसके बाद उठी, आहिस्ता से चलती हुई। जब दरवाजे तक पहुंची तो दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली बाहर चली गई। जैसे ही बिल्ली बाहर गई, जैसे कोई इंतज़ार में हो बिल्ली के लिए, वो बाहर निकली तो फिर दरवाज़ा भी बंद हो गया। आज एंड हो गया था। वो जो ख्वाब में देखता आया था, आज वो हकीकत में बदल गया था। अब गुंजाइश नहीं बची थी। अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं फ़ौरी तौर पे जो आयात, आयतुल कुर्सी, जितनी भी सूरतें मुझे आती थीं, मैंने सारी की सारी पढ़नी शुरू कर दी। यहाँ तक कि अज़ानें हो गईं और उसके बाद फिर मैं उठा, नमाज़ पढ़ी। काफ़ी दिन मैं इसी तरह डरते हुए सोता, लाइट जला के सोता, कहीं फिर से वो ख्वाब या वो ख्वाब वाली बिल्ली नज़र ना आए। लेकिन उसके बाद वो वाक़या नहीं हुआ। आखिरी दफ़ा वो बिल्ली जिस तरह नज़र आई थी, उसके बाद से वो बिल्ली नज़र नहीं आई। इसी तरह एक रात जब मैं अपने घर पहुंचा, रात को सारे घर वाले सो रहे थे। यह रात के 1 बजे का टाइम था। आज मैं लेट हो गया था। जब मैं घर में दाखिल हुआ, सबकी कमरों की लाइट्स ऑफ थी। इसका मतलब था 1 बज गया, सब सो रहे हैं। मैं गया अपने बिस्तर पर, जाके लेट गया, लाइट ऑफ की। अब मेरा डर ख़त्म हो चुका था, अब कम हो गया था, बिल्ली का मसला नहीं हुआ था। मैं जैसे ही अपने बिस्तर पर लेटा, अपनी आंखें बंद ही की थी लाइट ऑफ करके, तो एकदम से मुझे रोने की आवाज़ आई। और रोने की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई, जैसे कोई दूर वाले कमरे से रो रहा हो। ये कौन हो सकता है? बहुत सारे दिमाग में ख्याल आने शुरू हो गए। पूरी फैमिली रहती थी, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। कौन हो सकता है इस तरह? एक औरत की आवाज़, औरत की तरह, औरत की नहीं थी, औरत की तरह, मर्द और औरत में से मिलती जुलती थोड़ी सी औरत की सी थी। रोने की आवाज़ थी जो दूर से आ रही थी। इसको सुनता रहा यहाँ तक कि वो आवाज़ जो दूर से आ रही थी, मैं जाग चुका था, कमरे में अंधेरा था, मैंने लाइट ऑफ की हुई थी, लेकिन रोने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कमरे में किसी का झगड़ा हो गया हो और झगड़े के बाद इंसान रोना शुरू कर देता है, तो वैसे ही रोने की आवाज़ थी। लेकिन मैं मजबूर सोच रहा था ये कौन है, कि मुझे अभी उसी आवाज़ को सुनते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैं किसी फैसले पे नहीं पहुंच सका था कि वो आवाज़ इतनी ऊंची होना शुरू हो गई जैसे कोई इस अंदाज में रोता है कि उसका प्यारा उसके सामने मर जाए तो उसका जो रोने का अंदाज होता है वैसा हो जाता है। लेकिन फिर भी रोने वाली इतना ऊंचा रो रही थी, लेकिन फिर भी आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे किसी बंद कमरे से आ रही हो। अब तेज़ हो चुकी थी, रोने का अंदाज ऐसा था कोई अपना प्यारा मर गया हो और वो धाड़े मार मार के रो रही थी। मैं एकदम से अपनी जगह से उठा, या अल्लाह खैर क्या हो गया है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं तेज़ी से उठा, इधर उधर देखा, उस कमरे के करीब गया, उस कमरे के करीब गया। आवाज़ तो मुसलसल मेरे कान में आ रही है, धाड़े मार मार के रोने की आवाज़ आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है। यहाँ तक कि दबे कदमों चलता हुआ मैं अपने फैमिली के कमरे के पास गया। ये एक बदतमीज़ी थी जो मैंने आज तक नहीं की थी, लेकिन एक परेशानी का आलम था, इसलिए मैंने अपना एक कान कमरे के दरवाजे के साथ लगा दिया कि सुन सकूं कमरे से आ रही है।
मेरा जो कान कमरे के दरवाजे की तरफ था, उस कान में आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरे कान से मुसलसल आवाज़ आ रही थी, कोई धाड़ रही है, धाड़े मार के रो रही है। मैंने जिस कान से आवाज़ सुन पा रहा था, उस कान के अंदर ऐसे उंगली रख दी, बंद कर दिया उसको कि आवाज़ ना आए, और कमरे के अंदर से आवाज़ सुनी तो अंदर आवाज़ नहीं थी। तो इसका मतलब है इस कमरे से नहीं है। उंगली हटाई तो फिर आवाज़ आना शुरू हो गई। चलता हुआ दूसरे कमरे के बाहर गया, वहाँ पे भी कान लगा के खड़ा हो गया, आवाज़ वहाँ से भी नहीं आ रही थी। हर कमरे के करीब गया तो आवाज़ दूसरे कान से आती थी। कमरे के साथ जो कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था, वहाँ से आवाज़ नहीं आ रही थी। एकदम से जिस्म में कपकपाहट शुरू हुई, ऐसा लगा गूज बम्स खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, सर में दर्द शुरू हो गया। समझ गया कमरों से भी आवाज़ नहीं है, आवाज़ भी घर से आ रही है। तो मैं समझ गया मामला उलझा हुआ ही है। भागता हुआ बिस्तर पे आया, आके दोनों कानों के अंदर उंगलियां ठोंस लीं, आवाज़ ना आए। आवाज़ अभी भी आ रही थी, यहाँ तक कि उस आवाज़ से बचते बचते सर में दर्द भी शदीद हो रहा है और आवाज़ आ रही है। मैंने अपना तकिया पिलो उठाया, तकिया उठा के इस अंदाज में अपने कानों के ऊपर, मुंह के ऊपर रख लिया कि सांस बंद हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं तकिया रखे रहा कि आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुँचे। हाँ, तकिया रखने से आवाज़ कुछ कम हो गई थी, बट सर में भी बहुत दर्द शुरू हो गया था। खौफ अभी भी रोंगटे खड़े थे। इसी अंदाज में लेटे लेटे कब आंख लग गई कुछ पता ना लगा। सुबह हो गई। अब 2 वाक़यात हो चुके थे, रोने वाला वाक़या, बिल्ली के वाक़यात। मैं परेशान था किसके साथ ये वाक़यात डिस्कस करूं। घर वाले नाराज़ होते, कई दफ़ा तुम्हें मना किया है कब्रिस्तान के अंदर ना जाया करो, लेकिन वो मेरा जुनून था, मुझे शौक़ था, मैं अब भी कब्रिस्तान के अंदर जाता था। तो मैं जब बताऊंगा बिल्ली वाला वाक़या और ये रोने वाला वाक़या, तो घर वालों से डांट पड़ेगी कि फिर क्यों जाते हो कब्रिस्तान, क्यों ऐसी जगहों पर जाते हो जब तुम्हें मना भी किया है। वो तो मैंने जाना ही जाना था, मेरा शौक़ था। और उन्होंने लिखा मदर भाई जब आपका राज शुरू हुआ, वो भी मैं बहुत शौक़ से देखता था, बहुत जुनून किया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में मैं और सजाद 2 बंदे ही थे जो पाकिस्तान में शोज़ करते थे। 2008 से मैंने शुरू किया था राज प्रोग्राम को। मेरे बॉसेस ने मुझे कहा था मज़हर मलिक इस प्रोग्राम को हफ्ते में 2 एपिसोड कर दो, तो मैंने खुदा जानता है कहा था मैं नहीं कर सकता। मुझे ऑर्डर आया था कि आपको करने पड़ेंगे, मैंने रिज़ाइन लिख के दे दिया था, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था क्यों, इसकी रेटिंग है। मैंने कहा इसलिए लोकेशन नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा था आप फर्जी कर लें। मैंने कहा मैं फर्जी नहीं करूंगा, हल्फन कह रहा हूं। मैंने कहा नहीं करूंगा। हफ्ते में 2 उन्होंने कहा था, आज हर बच्चा हफ्ते में 2 कर रहा है। मैंने उस वक्त लड़ाई करके कहा था मैं 2 नहीं कर सकता, लोकेशन नहीं मिलती सर, जेन्युइन लोकेशन मुश्किल से मिलती है। तो उन्होंने कहा था हम पूरे पाकिस्तान में जो अपने न्यूज़ के लोग फैले हुए हैं उनके ज़िम्मे लगाएंगे। उनके ज़िम्मे लगाया जाता था, फिर जाके मैं हफ्ते में 1 प्रोग्राम कर पाता था लोकेशन जेन्युइन ढूंढ के। जिन लोगों ने राज प्रोग्राम देखा है उनको याद होगा राज में उन्होंने क्या देखा है। अब तो जगह गली मोहल्ले हर थड़े पे जिन ने 2-2 3-3 प्रोग्राम हफ्तों में हर बंदा दिखा रहा है। जिन्नात के लिए जेन्युइन लोकेशन का होना ज़रूरी है। खैर, वो कहते मेरे एक दोस्त था, बंगाली दोस्त, उसके साथ मैंने इस बात का जिक्र करना बेहतर समझा। घर वालों से करता तो घर वाले मुझे डांटते और मना भी कर देते और कहते तुम्हारा इस तरह का जो जुनून है जाना देखना, इसकी वजह से तुम्हें वहम हुआ है और तुम इस तरह के ख्याल देख पा रहे हो और इस तरह है। तो फिर मैंने सोचा वो जो मेरा बंगाली दोस्त है वो भी वहीं का पैदा हुआ था, पला बड़ा था, और मैं भी वहीं पे पला बड़ा था, हम बचपन के दोस्त थे, दोनों अरबी में ही बात करते थे। तो मैंने उससे सारी खातून का बर्मा से, ठीक है, उस अरबी दोस्त से सारा माजरा सुनाया। तो उसने मुझे कहा बर्मा की एक खातून है, वो इसका इलाज कर सकती है अगर हम उसके पास गए तो। मैंने पूछा तुम कैसे जानते हो? तो उसने कहा मेरी बहन के साथ ऐसा वाक़या हो चुका है। मैंने कहा तुमने कभी बताया नहीं? उसने कहा इसलिए कि घर वालों ने मना कर दिया था और मैं तुम्हें अब भी ना बताता, लेकिन तुमने जब सारा वाक़या सुनाया है तो मैं तुम्हें बताने पे मजबूर हो गया हूँ कि हम लोग उससे इलाज करा चुके हैं और तुम काफ़ी लोगों से इलाज करा चुके हो, लेकिन तुम्हारा इलाज नहीं हुआ, मुझे पता है। तुम इसलिए किसी को भी नहीं मानते, इस औरत को भी नहीं मानोगे, लेकिन क्योंकि
मैंने अपनी बहन का इलाज मेरे घर वालों ने कराया है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा क्या हुआ था बहन के साथ। तो उसने बताया कि मेरी जो बहन है वो एक दिन शाम के टाइम छत पे गई है। अमूमन लोग इस तरह छत पे चले जाते हैं, और जब छत से वापस आई है, आते ही सीधा अपने कमरे में चली गई है। सबका ध्यान यही था कि लेट गई है, काम कर रही होगी, खाने के लिए आ जाएगी। उसको माँ ने आवाज़ें भी दी और वो मसरूफ़ थी या क्या थी, माँ ने कहा आती ही होगी। इसी तरह फोकस किसी ने भी नहीं किया, सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहे। और जब 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया तो वालदा को लगा, उसको लेके आए कमरे से, क्या हुआ, कमरे से बाहर नहीं निकली, खाना भी नहीं खाया, मैं उसका ज़रा पता करके आऊँ। और जब वो अंदर कमरे में दाखिल हुई हैं तो वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस अंदाज में लेटी हुई थी कि उसकी आंखें ऊपर छत को देख रही थी। माँ ने दरवाज़ा खोला, उसको नाम से पुकारा। वो फ़ौरन माँ को जवाब देती थी, लेकिन पहली आवाज़ पे भी जब जवाब नहीं दिया तो माँ ने दूसरी दफ़ा भी पुकारा, तो आवाज़ सुनने के बावजूद जवाब नहीं हुआ। तो माँ ने जो थोड़ा सा दरवाज़ा खोला हुआ था, पूरा दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई कि क्या हुआ, आज इतनी जल्दी सो गई खाए बग़ैर। और माँ जब उसके सामने पहुंची तो उसकी आंखें खुली हुई थी और वो ऊपर की तरफ देख रही थी। और माँ हैरान हुई क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी, इतनी लाल जैसे रो 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 के कोई आंखों को लाल कर लेता है। और उस वक्त मेरी माँ एकदम परेशान हुई और उसको फिर से नाम से पुकारा और कहा क्या हुआ है। तो वो जो सीधी छत को देख रही थी, लेटी हुई थी, इस अंदाज में उठी जैसे कोई रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल से उठता है, रोबोट होता है, ऐसे रोबोट के से अंदाज में उठी। आप जब सोए होते हैं तो ऐसे सुकून से ऐसे उठ के बैठ गई और उसने आंखें बंद कर ली। और जब उसने आंखें बंद कर ली तो उसने माँ ने फिर से उसको नाम से पुकारा, तो उसने गर्दन आहिस्ता से माँ की तरफ ऐसे घुमाई और जैसे आंखें खोली तो इस वक्त उसकी आंखें जो लाल सुर्ख हो चुकी थी वो सफ़ेद हो गई थी, जैसे ऊपर की तरफ चली गई हों, बिल्कुल टोटली सफ़ेद। तो एकदम माँ के मुँह से चीख निकली और पीछे की तरफ हट गई। वो समझ गई थी ये बेटी नहीं है। वो एकदम जैसे ही बेटी को उसने देखा, उसकी आंखें इस तरह की हो गई हैं, एकदम माँ चीखती हुई बाहर की तरफ भागी, जाके घर वालों को इकट्ठा करके लाई कि देखो इसको क्या हो गया है। सारे घर वाले आए, जब आके अंदर होके जमा हुए तो उसको देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और वो अपने आप में नहीं थी। और जब घर वालों ने उससे बात करने की कोशिश की है और उसने बात करने के लिए अपना मुंह खोला है, तो जब वो बोली है तो वो कोई औरत की आवाज़ नहीं थी, वो एक ऐसी आवाज़ थी जैसे कंप्यूटर से आवाज़ बनाई जाती है, अजीब सी आवाज़, लेकिन कोई मर्दाना आवाज़ थी। चले जाओ, अजीब सी आवाज़ जैसे कंप्यूटर से बनाई गई हो। मेरी बहन जितनी कोशिश करे वैसी आवाज़ नहीं निकाल सकती थी, वो किसी और की आवाज़ थी जो उसके अंदर से थी, जब वो कह रही थी चले जाओ। सब घर वालों को जो पहले ही माँ बता चुकी थी कि उसके अंदर वो नहीं है, कुछ हो चुका है, और जब वो बोली तो उसी वक्त भी हमें पता लग गया मसला हो चुका है। और उसके बाद घर वालों ने उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान मजीद जैसे ही पढ़ना शुरू हुए तो उसका जिस्म झटके लेना शुरू हो गया, वो झटके मारनी शुरू होगी, उसका जिस्म कांप रहा था और झटके मार रही थी। यहाँ तक कि अभी तक जो वो सीधी बैठी हुई थी जिसके अंदर हाजिरी थी, फिर हमारे देखते ही देखते उसके हाथ पाँव मुड़ गए और ऐसे हाथ पांव मुड़ गए कि वो छलांगे बिस्तर पे बैठी कांप रही थी, ऐसे गिरती जा रही थी, सर घुमाती जा रही थी। वो सर घुमाती जा रही थी इस अंदाज में जैसे कोई वजद में आ जाता है और सर को घुमाता है, ऐसे घुमाते 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 वो गिरी है बिस्तर पे, बेहोश हो गई है। वहाँ आगे बढ़ी है, उसने उसको जगाया है, होश में लाने की कोशिश की है, लेकिन वो बेहोश पड़ी हुई थी। अब उसको पानी के छींटे मार के तिलावत जारी रखी है, घर वालों ने पानी के छींटे मार के उसको जब जगाया है, उसने आंखें खोली है तो इस अंदाज में चौंकी है कि घर वाले मेरे ऊपर क्यों जमा हुए हैं। और एकदम से इस अंदाज में जिस तरह लड़कियां शर्म से अपना दुपट्टा ठीक करती हैं और होश में आती है, उसको समझ लगी उसने कि क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो सब घर वालों को अंदाज़ा हो गया कि अब ये होश में आ चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। जो अभी कुछ देर पहले इसकी कंडीशन थी अब उससे ये बाहर आ गई है। सारे उसके गिर्द जमा हो गए, पूछा क्या हुआ था, तो पता लगा उसको कुछ भी याद नहीं था। वो कह रही थी आप बताएं क्या हुआ था, मैं तो सो गई थी।
तो उस वक्त जब सबको अंदाज़ा हुआ इसको कुछ भी याद नहीं है, तो उसको खाना खिलाया गया, उसने खाना खाया। माँ उसके साथ काफ़ी देर कमरे में मौजूद रही और वो सो गई। तब उसकी सिस्टर ने बताया कि ये ऊपर छत पे गई थी मुझे कह के, कब नीचे आई है ये नहीं पता, लेकिन ये छत पे गई हुई थी। दूसरे दिन फिर जब शाम हुई है, माँ उस पर नज़र रखी हुई थी, तो वो चलती हुई ऐसे अंदाज में ऊपर छत पे जा रही थी जैसे हुक्म मिला हो, और वो रोबोट बन के बग़ैर कोई इधर उधर देखे सीधी हाथ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, बग़ैर बाजू हिलाए, बिल्कुल जैसे रोबोट चलता हुआ जाता है ऐसी चलती हुई ऊपर जा रही थी। और जब ऊपर गई है तो माँ भी उसके पीछे चली गई है। जब ऊपर माँ ने जाके देखा है तो वो बिल्कुल दीवार के किनारे पे जाके खड़ी हुई थी और उसके बाल इस अंदाज में लहरा रहे थे, ना कोई हवा थी ना कोई पंखा चल रहा था कि उसके बाल लहराते, लेकिन उसके बाल लहरा रहे थे। वो सीधी खड़ी देख रही थी और माँ ने जब उसको आवाज़ दी तो उसने उसी वक्त जब घूम के पीछे माँ को देखा तो उसके अंदर वही कैफियत जो कल रात माँ ने देखी थी वो कैफियत आ चुकी थी। उसकी आंखें बदल चुकी थीं। बेटी बेटी नहीं रही थी, उसके अंदर हाजिरी आ गई थी। माँ उसी उल्टे कदमों पीछे भागी है, फिर से घर वालों को बुला के लाई है कि बेटी ऊपर है, और उसके अंदर फिर से हाजिरी हो चुकी है। आज जब बाकी घर वाले ऊपर पहुंचे हैं, उसको आवाज़ें दी हैं, उसके सामने पहुंच गए हैं, तो उसकी गर्दन जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कभी लेफ़्ट कभी राइट, वो टेढ़ी कर करके घर वालों को देख रही थी। आज तो इतनी खौफनाक उसकी शक्ल और उसकी आंखें हुई थी कि सबकी जान निकल रही थी कि ये क्या है। घर वाले गए डरते डरते उसके करीब गए, इसको पकड़े और इसको पकड़ के नीचे लेके आए। कहते हैं जब उसको बाजू से जाके पकड़ा है तब महसूस हुआ है कि उसके अंदर इतनी शदीद ताकत आई हुई थी, इतनी शदीद ताकत आई हुई थी कि हम सब हैरान रह गए। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। मुश्किलों से हमने उसको कंट्रोल किया, बहुत ज़ोर लगाने के बाद उसको पकड़ के हम नीचे लेके आए हैं और उसी तरह उसको बिठा के उस पर पढ़ते रहे हैं। कल रात की तरह उसकी वही हालत हुई है, उसी तरह कांपी है और कांपते कांपते बेहोश हुई है। और जब होश में आई है तो उसको कुछ भी याद नहीं था। वही उसने फ़िक्रा कहा, मैं तो सो गई थी, उठी हूँ, तो आप लोग क्यों जमा हैं, क्या हुआ है? तो बंगाली दोस्त बोला, तो उसके बाद घर वालों ने फैसला किया कि सुबह ही उसको लेके जाते हैं और उस बर्मा वाली औरत के पास लेके गए थे। उसने, कहते मैं तो साथ नहीं गया था, लेकिन उसने ही पढ़ाई वगैरह की थी, तो उसके बाद वो ठीक हो गई है। इसलिए मैं तुम्हें सारी बात बताई है कि वो हाँ कर सकती है। इतना बड़ा वाक़या जो मेरी बहन के साथ हुआ है उस बर्मा वाली औरत ने किया है। टाइम लेते हैं, चलते हैं। आमिर कहते मैंने उससे कहा टाइम लो, ठीक है, तुम और मैं चलते हैं। उससे टाइम ले लिया गया और उसको जब बताया गया था ये बंदा कौन है, तो उसने कहा ये पाकिस्तानी फैमिली है। तो उसने कहा नहीं, मैं उसका इलाज नहीं करूँगी। उसने पूछा क्यों? उसने कहा इसलिए कि तुम्हें पता है यहाँ सऊदीया में ये काम जो है छुप के हम करते होते हैं। बेशक मैं एक काम कर रही हूँ, लोगों की भलाई के लिए कर रही हूँ, लोगों के साथ इस तरह के मामलात होते हैं और तुम्हारी बहन के साथ भी जिस तरह मामला हुआ था उसका तोड़ करके मैंने दिया। लेकिन यहाँ की हुकूमत क्योंकि सख्ती है, नहीं करने देती, और वो पाकिस्तानी है, उसने अगर मेरी शिकायत कर दी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं करूँगी। उसको बहुत मुश्किलों से कहते हैं कायल किया गया, आखिरकार वो कायल हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। टाइम मिल गया। आमिर कहता है मैं और वो बंगाली दोस्त उसके घर के बाहर खड़े थे। तीसरी मंजिल का जो उसका ऊपर पोर्शन था वहाँ पे वो ये काम करती थी, फर्स्ट और सेकंड पे वो रहते थे। हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब दूसरे मंजिल पे पहुँचे, फ्लोर पे पहुँचे, तो एक सेकंड में ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए और मैंने दोस्त से कहा, मेरे सर का दर्द भी शुरू हो गया और जिस्म के बाल भी मेरे खड़े हो गए, इस जगह पे कोई जिन्नात हैं। तो मेरा दोस्त हंस के कहता है यार उसके घर को तो छोड़ दे, तूने आते ही उसके घर को भी जिन्नात वाला बना दिया, ऊपर तो चल। हम चलते हुए ऊपर पहुंच गए, उस औरत से मिले। वो बारी बारी सबको बुलाती थी, हमारी बारी आ चुकी थी उसने क्योंकि हमें टाइम दिया था। और जब हम उसके सामने बैठे तो मुझे कहती है बताओ क्या मामला है। मैंने उसे बताया कि इस अंदाज में मेरा सर का दर्द है, मेरी उससे जान छुड़ाओ। मैं घर में ख्वाब की सूरत में बिल्ली को देख के सचमुच में भी उस बिल्ली को देख चुका हूँ। वो देख के मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी, कहा कुछ नहीं और बाहर चली गई। रोने की मैंने औरत की आवाज़ सुनी, वो इतनी चीखो पुकार कर रही थी कि मेरे सर
फटने वाला हो गया और मैं तकिया दे के सोया। अब वो दर्द अब भी मुसलसल मेरे सर में होता है। मैंने घर वालों को ये बात इसलिए नहीं बताई, वो मुझे डांटेंगे, मुझे इसका इलाज कराना है। तो औरत बोली, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, ऐसा सच में ना हो। तो आमिर कहता है, मैंने उससे कहा, जब मैं आपके घर में आ रहा था तो मैं सेकंड फ्लोर पे पहुंचा, तो आपके सेकंड फ्लोर पे मैं रुक गया था। मैंने दोस्त को भी बताया कि इसके घर के अंदर जिन्नात रहते हैं, मुझे महसूस हो जाता है। तो औरत, जो मुझे संजीदा नहीं ले रही थी, मेरी तरफ मुसलसल घूर के देखना शुरू हो गई उस बात से जो मैंने कही थी सेकंड फ्लोर पे जिन्नात रहते हैं। तो मुझे लगा जैसे उसने मुझे सीरियस लिया हो और कहती, तुम कैसे कह सकते हो वहाँ पे जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, जब भी मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे सर में दर्द भी हुआ है, रोंगटे खड़े हो गए। तो उस औरत ने कहा, बैठो, वज़ू कर लो, फिर मेरे सामने बैठो। मुझे लगा जो पहले मुझे कह रही थी तुम्हारा वहम भी हो सकता है, मेरी इसी बात से उसको लगा कि वाकई ये ठीक कह रहा है, नीचे शायद जिन्नात थे। तभी उसने मुझे फ़ौरन कहा, जाओ वज़ू करके आओ और मेरे सामने आके बैठो। मैं वज़ू करके आया। जब मैं वज़ू करके आया तो मैं उसके सामने बैठ गया। उसने कहा, आंखें बंद कर लेनी है, जो कुछ भी नज़र आए खामोश रहना है। तुमने सिर्फ अल्लाह का कलाम कोई भी सुभान अल्लाह पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहो, आंखें बंद रखनी है और जो कुछ देखो तुमने मुझे बताना है। ऐसे हाथ दोनों मैंने सीधे कर लिए और कहता है मेरे हाथ उसने अपने हाथों में पकड़ लिए, पढ़ना शुरू कर दिया और मुझे कहती है आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद कर ली, उसने पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने पढ़ना शुरू किया है, मेरी आंखें बंद थीं, मुझे अंधेरा नजर आ रहा था, गुप अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो पढ़ती रही, थोड़ी ही देर के बाद ऐसे रोशनी सी हो गई। जैसे मेरी आंखों के आगे रोशनी हुई तो उसके बाद ऐसी हलचल सी शुरू हो गई जैसे कोई भाग दौड़ रहा है, भागने की आवाज़ें आ रही हैं। ऐसे जैसे फिल्म का सीन होता है कि कहीं पे एक कमरा हो और उसके अंदर 8-10 लोग हों, भाग रहे हों इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसे जिनके जिस्मों को मैं देख नहीं रहा भागते हुए, लेकिन महसूस कर रहा हूँ 8-10 लोग हैं, सफ़ेद रोशनी की तरह हैं, जिस तरह कमरे की रोशनी है वो भी उसी रोशनी की तरह हैं। 8-10 लोग इधर उधर भागते फिर रहे हैं, जैसे कोई कहता है ना, ओए भागो भागो, और सारे उठ के जिसका जहां मुंह करता है, भागदड़ जिस तरह मच जाती है, जहां जिसका दिल कर रहा होता है मुंह पड़ता है, भागना शुरू कर देता है। कौन नीचे आ गया, कौन ऊपर आ गया, किसके पाँव किसके ऊपर है, भागदड़ मच जाती है। इसी अंदाज में रूम के अंदर एक भगदड़ मची हुई है। एकदम से मुझे बेचैनी महसूस हुई, मैंने आंखें खोल दी। मुझे कहती है क्या हुआ? मैंने कहा भगदड़ मची हुई है। कहती है आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद कर ली, उसने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। फिर से अंधेरा, घुप अंधेरा। वो पढ़ती रही, फिर से रोशनी हो गई। जब रोशनी होगी तो एक अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, दूर कहीं तय खाना है, तय खाना के अंदर चीखो पुकार है, बहुत सारे लोग हैं जो चीखो पुकार करें, लेकिन घुटी घुटी सी आवाज़ तय खाने के अंदर आ रही है। मेरे जिस्म में उस वक्त भी रोंगटे खड़े करने शुरू हो गए। जिसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था उसको भी अंदाज़ा हो गया मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया है। एक शोर जिसको मैं महसूस कर रहा था, उसी रोशनी में जो मेरे आंखों के सामने आ रही थी, बंद आंखों में अंधेरा होना शुरू हो गया और मध्यम रोशनी रह गई। तो एक नीली रोशनी हल्की, जिस तरह किसी बल्ब की जलाई गई हो। एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा था और उस कमरे के अंदर जैसे कोई तय खाना था। मैंने तय खाने को देखा और अंदर सारे उस तय खाने में जो भी थे वो चीखो पुकार कर रहे थे। ये मंजर मैंने जैसे ही देखा तो जो मेरा जिस्म कांप रहा था, झटके लेना शुरू हो गया, मैं और कांपना शुरू हो गया। और वो उनकी चीखो पुकार जो थी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और वहीं पे मुझे लग रहा था कि खड़े खड़े मैं बेहोश हो रहा हूँ, मैं डर गया हूँ, मेरा जिस्म लहरा रहा है, लहराते लहराते मैं बेहोश हो गया हूँ और उसके बाद मैं सो गया हूँ। अब मेरे उसने हाथ पकड़े हुए हैं लेकिन मैं सो चुका हूँ। मुझे नहीं याद क्या हुआ है क्या नहीं। आखिरी वो मंजर मुझे याद है जो मैंने देखा था, मैं सो गया हूँ। और जब मेरी आंख खुली है, मैंने ऐसे आंख झटका मारा, आंख खुली है तो मैंने देखा मैं कमरे में हूँ, सामने वो बर्मा वाली औरत बैठी है, मेरे हाथ उसने पकड़े हुए हैं और वो बैठी पढ़ रही है। और मैंने आंखें खोल दी, फिर मुझे याद आया जैसे मैं नींद से जागा हूँ, मैं सो गया था। मेरा दोस्त भी सामने बैठा हुआ था, औरत भी मुझे पढ़ के देख रही थी जैसे उसको कुछ पता था और दोस्त की आंखें भी बता रही थी। कोई हैरत अंगेज़ मंजर था जो वो मेरी तरफ देख के अपनी आंखों से इजहार कर रहा था कि ये मैंने क्या देखा है। उसकी आंखें देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कुछ हैरत अंगेज़ देख रहा है। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं नींद से जागा था। और मैंने जब आंखें खोल दी तो मुझे कहती है रिलैक्स। उसने मेरे हाथ छोड़ दिए,
मुझे एक पानी का गिलास दिया, कहती है पियो। मैंने पानी का गिलास पी लिया और मुझे कहती है कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहती है सर का दर्द कैसा है? मैंने कहा नहीं, मेरे सर में दर्द नहीं है, ऐसे लगता है जैसे मैं फ्रेश हूँ। उसने कहा बेफिक्र हो जाओ, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको पानी दम करके दे रही हूँ, ये पानी आपने पीते रहना है और 1 हफ्ते तक ये पानी पीना है। जब ख़त्म हो जाए तो दोबारा मेरे पास आना है, पानी बनवा के जाना है। और ये वाली जो आयत है ये आपने पढ़ते रहना। उम्मीद है इंशाअल्लाह अब आपके साथ मसला नहीं होगा। मैंने पूछा क्या था मेरे साथ मसला और आपने क्या उसका हल किया है? उसने कहा छोड़ दो, अगर पूछोगे इस मामले में पढ़ोगे तो हो सकता है फिर से शिकार हो जाओ इस चीज़ का, इसलिए तुम्हारे दोस्त को भी मना कर दिया है और तुम्हें भी यही कहूँगी, इसमें मत पढ़ो, बस जो कहा है वही करो, पानी पियो और ये जिक्र करो। अगर सर के दर्द को ठीक चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है, नहीं तो फिर शुरू हो जाएगा और इसका इलाज नहीं हो सकेगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, हम वहाँ से आ गए, वो मैं पानी पीता रहा और वाकई 1 हफ्ते में 1 लम्हे के लिए भी मेरे सर में दर्द नहीं हुआ। मेरे दोस्त ने मुझे रास्ते में ही कह दिया था कि जो मैंने पूछा तेरी आंखें क्यों हैरान कौन थी? ऐसा था जैसे तूने पता नहीं क्या देख लिया था। तो उसने कहा यार समझ मैंने कुछ देखा ही नहीं। उसने जो मुझे कहा मैं उसी पे अमल कर रहा हूँ। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, हम अरबी में बात कर रहे थे कि जब मेरा मकसद है तू ठीक हो जाए, समझे मैंने कुछ देखा ही नहीं। जब तू ठीक हो जाएगा ना, मुझे इस बात की खुशी होगी। पूरा 1 हफ्ता मैंने पानी पिया, उसका दम किया हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कोई सर का दर्द नहीं हुआ, कोई रोंगटे खड़े नहीं हुए। यहाँ तक कि चौथे दिन में चेक करने के लिए कि कब्रिस्तान जाऊँ, मुझे पता नहीं वहाँ पे हो जाए, तीसरे दिन भी गया, चौथे दिन भी गया, 5वें दिन भी गया, लेकिन कोई सर में दर्द नहीं हुआ, कोई रोंगटे खड़े नहीं हुए। पूरा हफ्ता मेरा गुजर गया पानी पीते हुए, पढ़ते हुए, जब कुछ नहीं हुआ। और अगले हफ्ते जब मैं फिर से पानी उसके बाद दम कराने के लिए गया तो उसी 2nd फ्लोर पे खड़े होकर मैंने महसूस किया कि मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्या मेरे सर में दर्द होता है? तो ना ही रोंगटे खड़े हुए और ना ही सर में दर्द हुआ। मैं उस खातून के पास गया और जैसे उसके सामने गया तो मुझे देख के मुस्कुराई और कहा लग रहा है सर में दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ, अब मेरा सर का दर्द ठीक है, अब कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने मुझे दोबारा से पानी दम करके दिया और कहा 1 दफ़ा और करा लेना, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। और मैंने दूसरी तीसरी दफ़ा भी उसे पानी दम कराया और उसके बाद वाकई आज तक मेरे सर के अंदर दर्द कभी भी नहीं हुआ, ना ही मेरे कभी रोंगटे खड़े हुए हैं। सर का दर्द तो ठीक हो गया, वो कभी नहीं हुआ जो असल में मेरी परेशानी का बायस था, वो तो ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद भी अब आके काफ़ी अरसे बाद कुछ और वाक़यात मेरे साथ होने शुरू हैं। उन्होंने कहा मदर भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आमिर मैं आपसे कहूँगा कहानी आप अपनी सुन रहे हैं, आप ज़रूर अपने वाक़यात मेरे साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह वो भी मैं अगली स्टोरी में आपके जितने भी वाक़यात हैं OCS का हिस्सा बनाऊँगा। ये थी आमिर की बीती कहानी, जो उनके साथ वाक़या हुआ है वो सारे वाक़यात मैंने आपसे सुनाए हैं। अपने वाक़यात भी इंशाल्लाह कहानी का हिस्सा बनाऊँगा। आप लोग मुझे भेजते रहिए। वॉइस मैसेज में भी आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं, लिख के भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप वॉइस मैसेज करेंगे तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज करेंगे और एंड पे कोई बात अगर भूल गए हैं तो आप आखिरी एक छोटा सा मैसेज कर सकते हैं। लिखें या वॉइस मैसेज करें तो एक बात ज़रूर आपने लिखनी है कि आपका असली नाम ये है और क्या मैं कहानी में लोकेशन और आपका असली नाम बताऊँ या उसको फ़र्ज़ी कर दूँ। अगर आप चाहते हैं मैं कहानी में आपका नाम और लोकेशन फ़र्ज़ी लिखूँ तो आपने मुझे असली ज़रूर बता देना है कि ये मेरा असली नाम है और फ़लाँ फ़लाँ जगह में एक वाक़या हुआ था, लेकिन आगे कह दिए मदर भाई आप इसको फ़र्ज़ी कर दीजिएगा, तो मैं खुद से उसको फ़र्ज़ी कर दूँगा। वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें, दोनों सूरतों में आखिरी लफ्ज़ आपने जो लिखना है वो STORY आखिरी लफ्ज़ स्टोरी होना चाहिए, या OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS लिख दें। तो इससे ये होगा अगर एंड में स्टोरी या OCS लिखा होगा तो फिर ही आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो सकेगी। स्टोरी एंड में या OCS लिखना भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सएप पर नंबर है, पाकिस्तान का पहले कोड मिला लें 00923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ 00923136655500। और पाकिस्तान से ये वाला नंबर डायरेक्ट होगा कोड के बगैर 031366555500। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।